हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक जोशी आप सभी को संख्या अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत प्रतिदर्श प्रतिचयन की विधियों के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। लगभग 3 विधियों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें प्रतिचयन प्रतिचयन का चयन करने की जो विधियां बताई गई थी। प्रथम विधि जो हमारी बताई गई थी वह स्वविचार प्रतिचयन विधि, दूसरी विधि बताई गई थी हमारी दैव प्रतिचयन विधि, और तीसरी विधि बताई गई थी मिश्रित प्रतिचयन विधि। तीनों विधियों के बारे में अध्ययन कर चुके थे हम, एक उदाहरणों के माध्यम से भी समझ चुके थे प्रत्येक विधि के बारे में। आज का जो बिंदु रहेगा हमारा प्रतिचयन की चतुर्थ विधि जो बताई गई थी अन्य विधियां, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए। प्रतिदर्श अध्याय हमारा वही पंचम चल रहा है, प्रतिदर्श या प्रतिचयन की विधियां। प्रतिचयन की विधियां, प्रतिचयन की चारों विधियों में से हम 3 विधियों का अध्ययन कर चुके थे। मैं नाम लिख देता हूं आप लोगों की जानकारी के लिए। प्रथम विधि थी हमारी स्वविचार, दूसरी विधि का नाम था हमारा बच्चों दैव प्रतिचयन, तीसरी विधि का नाम था हमारा मिश्रित प्रतिचयन जो विधि थी, इसमें दैव की और स्वविचार विधि की दोनों विधियों का समावेश पाया गया था। चतुर्थ विधि हमारी जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वह हमारी यही विधि है। तो चतुर्थ विधि हमारी है अन्य विधियां। कौन सी है बच्चों? अन्य विधियां। अन्य विधियां कौन कौन सी है, यानी कहने का तात्पर्य अदर मेथड से लिया गया अन्य विधियां जो भी है उन्हीं विधियों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। अब अन्य विधियों के कुछ भाग बताए गए थे, जिसके बारे में मैंने आप सभी को एक चार्ट के माध्यम से लिखवा भी दिया था। जो अन्य विधियां हैं, इन विधियों को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 6 विधियों, यानी 6 भागों में बांटा गया अन्य विधियों को। अब 6 विधियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में सविस्तार बिंदुवार रूप से अध्ययन करते हैं। तब तक के लिए हमने आगे प्रारंभ में बिंदु स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अवगत बता दूं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, ठीक है। चलिए आगे का हमारा ये पहला चैनल है आपके सामने जो संपूर्ण किताब का बिंदुवत रूप से अध्ययन करा रहा है। आज तक YouTube जितने भी क्लास है वहां बिंदुवत रूप से अध्ययन नहीं करवाया गया है। हमारे चैनल के द्वारा विद्यार्थियों को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो हेडर है अन्य विधियां। अन्य विधियां को कौन सी लिखिए? अन्य विधियों के अन्य महत्वपूर्ण विधियां निम्न प्रकार हैं। अन्य महत्वपूर्ण विधियां निम्न प्रकार कौन कौन सी विधियां हैं? नंबर पहली जो विधि बताई है हमारी विधि का नाम है विस्तृत प्रतिचयन विधि। कौन सी है बच्चों? प्रथम विधि का नाम हमारा ए नंबर डाल दीजिए पॉइंट। ए विधि हमारी है विस्तृत प्रतिचयन विधि। विस्तृत प्रतिचयन विधि अर्थात एक्सटेंसिव सैंपलिंग मेथड, EXTEN एक्सटेंसिव SIV एक्सटेंसिव सैंपलिंग SAMPLING मेथड METHOD विस्तृत सैंपलिंग मेथड। इस विधि में क्या बताया गया है, किस प्रकार से प्रतिचयनों का अध्ययन किया जाता है। सामान्य प्रमुख बातों का बारे में प्रमुख तथ्यों या बिंदुओं को लिखकर इस विधि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस विधि के द्वारा किस प्रकार से प्रतिदर्श लिए जाते हैं या प्रतिदर्श का चयन किस प्रकार से किया जाता है। विस्तृत से तात्पर्य हम ऐसे कह सकते हैं करीब संपूर्ण इकाइयां संपूर्ण क्षेत्र के रूप में। जैसे हम उदाहरण तौर पर समझ सकते हैं, जैसे हमारे हाथों में 10 उंगली है तो 10 में से लगभग 8 उंगलियों का अध्ययन करना, 2 उंगलियों को या अंगूठे जो इनको छोड़कर 8 उंगलियों का अध्ययन करना, 2 इकाइयों को छोड़ देना। इस प्रकार का जो अध्ययन होगा वह हमारा कौन सा अध्ययन होगा बच्चों? विस्तृत प्रतिचयन अध्ययन होगा। अभी समझा दूंगा आपको उदाहरण के माध्यम से। और तो लिख लीजिए पहले, इस प्रतिचयन में
इस प्रतिचयन में प्रतिदर्श की इकाइयां अधिक होती है, प्रतिदर्श की इकाइयां अधिक होती है, प्रतिदर्श में उन इकाइयों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जो इकाइयां अपने आप में बड़ी हो या जिनका अध्ययन करना एक कठिन गई हो, पर उन इकाइयों को सम्मिलित नहीं किया जाता है जिनका अध्ययन करना कठिन कार्य हो। यानी उन इकाइयों को छोड़ दिया जाता है जो अधिक जटिल हो, जिनका अध्ययन करने में या जिनको सम्मिलित करने के लिए अनुसंधानकर्ता को काफी अधिक मशक्कत करनी पड़े, काफी अधिक मेहनत करनी पड़े, तो उन इकाइयों को अनुसंधानकर्ता के द्वारा छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा और जो भी शेष इकाइयां होगी, उन सभी इकाइयों को इस अनुसंधान के अध्ययन करते समय उनको सम्मिलित कर लिया जाएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ तुरंत भी आ जाएगा आप सभी को। तो देखिए, जैसे किसी 400 समग्र की इकाइयों में से किसी 400 समग्र की इकाइयों में से किसी 400 समग्र की इकाइयों में से 350 या 350 या 375 इकाइयां प्रतिदर्श में 350 इकाइयां प्रतिदर्श में सम्मिलित करते हैं तथा शेष 50 या 25 जटिल इकाइयों को छोड़ दिया जाता है, इकाइयों को छोड़ दिया जाता है। जो जटिल इकाइयां होगी उन इकाइयों को छोड़ दिया जाएगा। अधिकतम से अधिकतम जितनी इकाइयां में उस प्रतिदर्श लेने में सम्मिलित करेंगे उतनी इकाइयों को सम्मिलित कर लिया जाएगा, और जो इकाइयां जटिल रह जाएगी, जो अनुसंधान करता है समस्या थोड़ी बाहर रहेगी, प्रगणक के बाहर रहेगी, उन इकाइयों को छोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो अध्ययन किया जाएगा वह कौन सा अध्ययन है बच्चा? वह अध्ययन विस्तृत प्रतिचयन विधि या विस्तृत प्रतिचयन का अध्ययन माना जाएगा। ये प्रथम मेथड हो गया हमारा अन्य विधियों का। बी वाला दूसरा मेथड देखिए, सुविधा अनुसार प्रतिचयन। बी बिंदु डाल लीजिए, सुविधा अनुसार प्रतिचयन। सुविधा अनुसार जो प्रतिचयन कह सकते हैं कन्वेंसिव सैंपलिंग,
कन्वेंशनल सैंपलिंग किस प्रकार से होती है। इसमें वैसे नाम से अवगत हो भी रहा है सभी को, इसमें जो अनुसंधानकर्ता होता है वह अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी आवश्यकता के अनुसार इकाइयों का चयन करता है। उसे जितनी इकाइयों का चयन करना है, उसको जितनी इकाइयों का चयन करने में सुविधा रहेगी उतनी इकाइयों का वह चयन कर लेता है, उसके बाद बची कुछ इकाइयों को वह छोड़ देता है। इसलिए इस विधि का नाम सुविधा अनुसार प्रतिचयन विधि रखा गया है। तो लिख लेना, थोड़ी बात छोटी सी बात दिखा देता हूं सभी को, लिख लिए कि इस विधि में अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार इकाइयों का चयन करता है। जितनी इकाइयों से चयन करनी होगी उतनी इकाइयों का चयन कर लिया। जैसे हम समझ सकते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे आप सभी को किसी से आपका भी लोग मोबाइल आप सबके पास है, सभी विद्यार्थी मोबाइल में नंबर सेव करते हैं कि किसी को राइट मैसेज भेजना है मैसेज के माध्यम से, तो हमें सामान्य दिवाली आ रही है, होली आ रही है, कोई बड़ा त्योहार आ रहा है, कोई पर्व आ रही है, कोई भी दिवस आ रहा हो, राष्ट्रीय पर्व आ रहा हो, किसी को हम विश करते हैं, तो जब हम उन्हीं नंबरों को या व्हाट्सएप पर भी उन्हीं व्यक्तियों को मैसेज भेजते हैं जिन्हें हमें आवश्यकता होगी, या जो व्यक्ति हमारे मैसेज का रिप्लाई करता है, पढ़ता है, जो हमारा अपना है, उसी को। ऐसे थोड़ी है कि आपके फोन में 400 नंबर सेव है तो 400 के 400 व्यक्तियों को आप ऐसे भेज दो, नहीं ना। या फिर ऐसे कैसे 400 नंबरों में से 250 व्यक्ति व्हाट्सएप चलाते हैं, तो 250 व्यक्ति थोड़ी मैसेज भेजोगे आप, नहीं भेजोगे ना। तो क्या करोगे, तो आप केवल निश्चित व्यक्तियों का चयन करोगे कि आपको केवल किन व्यक्तियों को मैसेज भेजना है। तो वह जो इस प्रकार का जो प्रतिचयन होगा, इस प्रकार का जो निर्णय आप सभी ने लिया है, वह निर्णय या वह प्रतिचयन कौन सा कहलाएगा बच्चों, सुविधा अनुसार प्रतिचयन कहलाएगा। यानी आपने चुन लिया तो जो अध्ययन होगा, जो प्रतिदर्श होगा, वह सुविधा अनुसार माना जाएगा। जैसे टेलीफोन की डायरी में से, टेलीफोन डायरी में से कुछ निश्चित नंबरों का चयन कर उनको सूचना देना, उनको सूचना या फिर बधाई कह सकते हैं हम, बधाई देना। तो इस प्रकार का जो प्रतिचयन होगा, प्रतिदर्श होगा, वह कौन सा होगा बच्चों, हमारा दूसरा प्रतिचयन होगा, सुविधा अनुसार प्रतिचयन या सुविधा अनुसार प्रतिदर्श, यानी कन्वेंशनल सैंपलिंग मेथड कहलाएगा। ठीक है, ये हमारी होगी अन्य विधियों में दूसरी विधि। आगे अध्ययन करते हैं हम तीसरी के बारे में। तीसरी विधि का नाम है हमारा अभियंश प्रतिचयन विधि। कौन सी है बच्चों, अभियंश प्रतिचयन विधि। नाम डाले से विद्यार्थी, सी बिंदु अभियंश प्रतिचयन, अभियंश प्रतिचयन विधि यानी क्वाटो सैंपलिंग मेथड कह सकते हैं हम इसको, QUOTO, क्वाटो सैंपलिंग मेथड। अभियंश प्रतिचयन विधि के माध्यम से किस प्रकार से प्रतिदर्शों का चयन किया जाता है। अभियंश होता क्या है, यानी इस अभियंश के अंतर्गत व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार पर समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन
करता है तो इस प्रकार का जो प्रतिचयन होगा वह कौन सा माना जाएगा बच्चों? अभिहंस प्रतिचयन माना जाएगा। सामान्य समझ में आ गया। अब डेफिनेशन लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। लिखिए, इसमें समग्र को, इस विधि में समग्र को कुछ निश्चित इकाइयों में, कुछ निश्चित इकाई कह सकते हैं, हम भाग कह सकते हैं उसको, जो भी भाग बढ़ते हैं, कुछ निश्चित भागों में बांट दिया जाता है, निश्चित भागों में बांट दिया जाता है। जो निश्चित भाग निर्धारित किए गए उन्हें समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन करके उनको निश्चित भागों में बांट दिया जाता है। फिर प्रगणक को उन इकाइयों में से निश्चित इकाइयों के चयन का आदेश दे दिया जाता है। उनको चयन करने का, उनके चूज करने का उसे आदेश दिया जाए। किसे दिया? प्रगणक को। हमने यहाँ लिखा, प्रगणक को आदेश अनुसंधानकर्ता के द्वारा आदेश दे दिया जाता है। जो निश्चित भागों का चयन किया गया है उन निश्चित भागों में से कुछ इकाइयों का चयन करके हमें बताए। तो प्रगणक द्वारा निश्चित इकाइयों में से स्वविवेक के अनुसार प्रतिदर्श का चयन कर लिया जाता है। स्वविवेकानुसार प्रतिदर्श का चयन कर लिया जाता है। यानी जो हमारा अभियंश जो श्रेणी है, अभियंश श्रेणी के अंदर उन इकाइयों का चयन कर लिया जाता है जिनका हमें चयन करना है। समझ में आ गया सभी को? इस विधि में समग्र में कुछ निश्चित भागों को बांट दिया जाता है और प्रगणक को आदेश दे दिया जाता है अनुसंधानकर्ता के द्वारा कि वह निश्चित इकाइयों का चयन कर दे, और जो प्रगणक चयन करता है वह अपने स्वविवेक के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार उन इकाइयों का चयन करता है कि हमें इन इकाइयां किस प्रकार से प्रदर्शित करनी है, वो हमारा स्वविवेक। ये हमारी हो गई 3 श्रेणियां। आगे अध्ययन करते हैं चौथी श्रेणी के बारे में। अन्य विधियों में चौथी श्रेणी क्या बताई गई है, तब तक इसका विद्यालय स्क्रीनशॉट ले लेना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। क्लियर है सभी को? नहीं लिख पाया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है? चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। विधि नंबर चतुर्विधि में क्या बताया गया है? चौथी विधि कौन सी, शायद आपको पता भी होगा, नाम तो सभी बच्चों विद्यार्थियों को मैंने बताया भी है। प्रथम शुरुआत में जब इन विधियों के चार्ट मैंने बनवाए थे तो उस समय मैंने कहा भी था, इनको याद कर लेना। 3 विधि हो गई, निश्चित आकार वाली, सुविधानुसार और अभिहंस। 3 प्रकार की श्रेणियां हो चुकी है। चलिए अध्ययन करते हैं। श्रेणी नंबर चौथी है, क्रमांक नंबर डी। श्रेणी हमारी क्या बताई गई है? क्षेत्र प्रतिचयन विधियां। डी वाला पॉइंट लिख लीजिए, क्षेत्र प्रतिचयन यानी एरिया सैंपलिंग,
एरिया सैंपलिंग मेथड। एरिया सैंपलिंग विधि कौन सी है? इस विधि में हम ऐसे कह सकते हैं, क्षेत्रों के आधार पर इकाइयों को पहले क्षेत्रों के अनुसार बांट दिया जाता है और क्षेत्रों के अनुसार बांटकर उन इकाइयों के बारे में, इकाइयों से संबंधित प्रतिदर्श ज्ञात किए जाते हैं। इसलिए इस इकाई का नाम क्या रख दिया बच्चों? क्षेत्र सैंपलिंग रख दिया गया। चलो इस बार लिखते हैं। इसमें प्रतिदर्श का चुनाव, इस विधि में प्रतिदर्श का चुनाव क्षेत्र के आधार पर होता है। यानी जो प्रतिदर्श लिया जाएगा उसमें क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा कि आपका क्षेत्र कैसा है, किस प्रकार से। उसी क्षेत्रों के आधार पर इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। तो देखिए, समग्रों को क्षेत्रीय आधार पर, समग्रों को क्षेत्रीय आधार पर कई खंडों में, खंड से तात्पर्य हमारा भाग से है, ठीक है बच्चों, कई खंडों में बांट लेते हैं। फिर इन खंडों में से, इन जो हमारे खंड यानी भाग, फिर इन खंडों में से प्रतिदर्श का चुनाव करते हैं। किसी बात दैव विधिगत, फिर इन खंडों में से दैव प्रतिचयन विधि द्वारा प्रतिदर्श लिए जाते हैं। दैव विधि के आधार पर प्रतिदर्श का चयन कर लिया जाएगा। ये प्रतिचयन इकाइयां, ये प्रतिचयन या प्रतिदर्श इकाइयां क्या होती है बच्चों? ये प्रतिदर्श प्रतिचयन इकाइयां क्षेत्र होती है। जो क्षेत्रों का चयन किया जाएगा दैव प्रतिचयन विधि के माध्यम से, तो ये इकाइयां क्या कहलाएगी? उसका क्षेत्र कहलाएगी। वह जिन इकाइयों के विषय में, जिन इकाइयों के विषय में सूचना संग्रहित की जाती है, उन्हें कौन सी इकाई कहते हैं बच्चों? उन्हें प्राथमिक इकाई कहते हैं। यानी जो इकाइयां ज्ञात कर, जिन इकाइयों के द्वारा सूचनाओं को संग्रहित किया जा रहा है, वे इकाइयां क्या कहलाएगी बच्चों? प्राथमिक इकाइयां कहलाएगी। और जो वो समग्र में से क्षेत्रों के आधार पर दैव प्रतिचयन विधि के माध्यम से जिन इकाइयों का चयन किया जा रहा है, प्रतिदर्श लिए जा रहे हैं, वे हमारी क्षेत्र कहलाएगी। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इससे संबंधित कि क्षेत्र क्या प्राथमिक इकाई कौन सी होगी, उसमें आपको याद रखना है इन लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं। विधि नंबर 5वीं विधि हमारी, पंचम विधि का नाम है हमारा अनुक्रमिक प्रतिचयन विधि, सीक्वेंशियल। ये वाला पॉइंट अनुक्रमिक प्रतिचयन विधि।
अनुक्रमिक प्रतिचयन विधि। सीक्वेंशियल कहने का तात्पर्य SEQUENTIAL सीक्वेंशियल सैंपलिंग मेथड सीक्वेंशियल सैंपलिंग मेथड विधि, अनुक्रमिक प्रतिचयन विधि। अनुक्रमिक यानी क्रमानुसार स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया जाता है इसमें, यानी जो भी क्षेत्र बांटे जाएंगे, जो भी प्रत्यक्ष लिए जाएंगे, वह स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। वो हमारी विधि कौन सी थी बच्चों? अनुक्रमिक प्रतिचयन विधि कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें, इस विधि में, इस विधि में प्रतिचयन का, इस विधि में प्रतिचयन का आकार निश्चित न होकर या नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता। इसमें कई, इस विधि में कई प्रतिदर्श लिए जा सकते हैं, यानी अनेक प्रतिदर्शों का चयन किया जा सकता है। अनुक्रमिक प्रतिचयन विधि के अंतर्गत बहुत सारी इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। इसमें, इस विधि में प्रत्येक प्रतिदर्श की, प्रत्येक ज्ञात या चयन, जो हमने ज्ञात किया इसका मैंने चयन किया है, प्रत्येक ज्ञात प्रतिदर्श की स्टेप बाय स्टेप अनुसार जांच की जाती है, जांच की जाती है, जांच की जाती है कि उसे मतलब उस प्रतिदर्श को, कि उसे स्वीकार किया जाए या नहीं, उसे स्वीकार किया जाए या नहीं, उस विधि को एक्सेप्ट किया जाए या एक्सेप्ट नहीं किया जाए, उसके बारे में जांच की जाती है। और तत्पश्चात ही प्रतिदर्श के बारे में अंतिम निर्णय लिए जाते हैं। तत्पश्चात ही प्रतिदर्श के बारे में अंतिम निर्णय लिए जाते हैं, अंतिम निर्णय लिए जाते हैं। यानी पहले कहने का तात्पर्य, जो अनुक्रमिक प्रतिचयन विधि है, इस विधि के अंतर्गत प्रतिचयन का आकार निश्चित तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करता है। इस विधि में कई प्रतिदर्श लिए जाते हैं, बहुत सारे प्रतिदर्शों का चयन कर लिया जाता है, और इन प्रतिदर्शों की, जो ज्ञात प्रतिदर्श है या जिस प्रतिदर्श हमने चयन किया है, उसकी जांच की जाती है। जांच क्या करेंगे? जांच के बारे में कि उस जो हमने प्रतिदर्श लिया है, उस मूल्य को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, उसके बारे में जांच जाती है। ये सब जांच हो जाने के पश्चात ही प्रतिदर्श के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाता है। संपूर्ण जांच हो जाने के बाद उस प्रतिदर्श के बारे में निर्णय लिया जाएगा कि उस प्रतिदर्श को हमारे अनुसंधान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए या नहीं। सबसे अच्छी विधि बताई, इसमें जांच भी हो रहा है हमारे द्वारा ज्ञात प्रतिदर्श के बारे में। अब अंतिम विधि है हमारी छठी विधि जो बताई गई हमारी स्वयं निश्चित निर्वाचित विधि। तो विद्यार्थी इसमें हेडिंग डाले सही विद्यार्थी, अंतिम विधि का स्वयं निर्वाचित प्रतिचयन विधि। छठी विधि स्वयं निर्वाचित कहते हो या स्वयं निर्वाचित प्रतिचयन विधि कहते हो। ठीक है बच्चों, स्वयं निर्वाचित प्रतिचयन विधि, प्रतिचयन विधि। सेल्फ कहने का तात्पर्य है हम ऐसे कह सकते हैं इस विधि को सेल्फ सेलेक्टेड सैंपलिंग मेथड, सेल्फ
selected sampling method, सेल्फ सेलेक्टेड सैंपलिंग मेथड विधि लिखना है इसके बारे में अंतिम बिंदु। इसमें इकाइयों को, इस विधि में इकाइयों को, इस विधि में इकाइयों को स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस कहने का तात्पर्य है, इस विधि में इकाइयों को स्वतंत्र रखा जाता है, स्वतंत्र रखा जाता है, यानी इकाइयों को इंडिपेंडेंस छोड़ दिया जाता है, यानी ये कहने इकाइयों को इस योग्य बनाया जाता है, इस तरह बनाया जाता है कि इकाइयां अपने आप में स्वयं ही सम्मिलित हो, यानी प्रत्यक्ष स्वयं अपने आप में साबित करे कि हाँ कि मैं कुछ हूं, मुझ में कुछ है, इस प्रकार गुण प्रकट करे ताकि सामने वाला व्यक्ति प्रतिदर्श के रूप में आपको चयन कर ले। जैसे आप लोग कक्षा में मित्र बनाते हो तो मित्र बनाने के लिए जो साथी तो दूसरा लड़का होता है या लड़की होती है, उसके गुणों के बारे में जांच करते हो, गुणों की परख करते हो कि हाँ यह व्यक्ति मेरे कार्य करेगा, मेरे लिए कार्य कर सकता है, नहीं कर सकता, उसके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। उसी प्रकार प्रतिदर्श के अंतर्गत भी उन गुणों के बारे में जब स्वयं इकाइयों को स्वतंत्र योग्य बनने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि आप स्वयं योग्य बनिए ताकि अन्य कोई व्यक्ति आपका चयन करे। इस विधि में इकाइयों को स्वतंत्र रखा जाता है कि उन्हें प्रतिदर्श बनना है या नहीं, रखा जाता है कि उन्हें प्रतिदर्श बनना है या नहीं, यानी अपने आप को प्रतिदर्श के रूप में साबित करना है या नहीं। इस विधि के बारे में या इस विधि में अध्ययन किया जाता है। इसमें इकाइयों के प्रतिदर्श, जो प्रतिदर्श लिए जा रहे हैं हमारे, इसमें इकाइयों के प्रतिदर्श में, इसमें इकाइयों को प्रतिदर्श में स्वयं सम्मिलित होने के कारण, स्वयं सम्मिलित होने के कारण इसे स्वनिर्वाचित प्रतिचयन विधि कहते हैं। इसलिए कारण इसे स्वयं निर्वाचित प्रतिचयन विधि कहते हैं। यानी जो हमारे समग्र की जो इकाइयां होती है वह इकाइयां अपने आप में इस प्रकार गुण विकसित करती है, स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, वह अपने आप स्वयं इस योग्य बनती है कि वह प्रतिदर्श के रूप में चुनी जाए। जैसे हम कई बच्चों को उदाहरण दिया जाता है कि सरकारी विद्यालय पढ़ने वाले विद्यार्थी जो होते हैं वह अध्यापक पढ़ाते हैं लेकिन इतना नहीं पढ़ाते हैं, यानी विद्यार्थी पढ़ने का इच्छुक हो तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वैसे वो सरकारी अध्यापक, लेकिन कई बार कुछ सरकारी विद्यालयों में प्राइमरी क्लासों के अंतर्गत जब बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है तो यानी वो टीचर क्या करते हैं, उन इकाइयों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं कि ये बच्चे अपने आप पढ़ेंगे, अपने आप योग्य बनेंगे। तो अपने आप यानी जब बच्चा अपने आप स्वतः योग्य बनता हुआ दिखाई देता है तो अध्यापक के द्वारा या उसके माता पिता के द्वारा उस बच्चे का चयन करके उसे एक अच्छे विद्यालय में दाखिला करवा दिया जाता है। यानी प्रतिदर्श अपने आप में स्वयं को साबित कर देना कि हाँ साहब हमारे में कुछ योग्य है, काबिलियत है, हिम्मत है कि हम सामने वाले के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वो हमारा प्रतिदर्श स्वयं निर्वाचित प्रतिदर्श कहलाया। क्या कहेगा बच्चों? स्वयं निर्वाचित प्रतिदर्श। उदाहरण के लिए कह सकते हैं व्यापार की जो प्रणाली होती है, रिसिप्ट जो होते हैं व्यापारिक प्रणालियों में, व्यापारिक कंपनियां, तो लिख लीजिए उदाहरण के लिए व्यापारिक कंपनियां जो कंपनी होती है व्यापारिक कंपनियां अपने उत्पाद
के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे लक्स साबुन के लिए लोगों से मत मांगना। जैसे लक्स साबुन के लिए मत या वोट मांगना। अब लोग उस साबुन से नहा कर उस साबुन की खुशबू के माध्यम से उस साबुन के बारे में वोटिंग कर रहे हैं, हाँ या ना में। 70% लोग हाँ हैं, वो 30% लोग मना कर रहे हैं, तो 70% हमारा रेशो हाँ का अधिक हो रहा है। तो यानी वह साबुन अपने आप में स्वयं एक काबिलियत डेवलपमेंट कर रहा है। उसी प्रकार आपको अपने स्वयं की काबिलियत डेवलपमेंट करनी है, विकसित करनी है, ताकि आप स्वयं का अपना विकास कर सको। तो इस प्रकार का जो प्रतिदर्श लिया जाता है, जो प्रतिदर्श बनकर हमारे सामने खड़ा होता है, तो वह प्रतिदर्श कौन सा होता है बच्चों? स्वयं निर्वाचित प्रतिचयन विधि या स्वयं निर्वाचित प्रतिदर्श होता है। समझ में आएगा से विद्यार्थियों को? ये इस प्रकार से प्रतिदर्शों का चयन करना था। इस प्रकार से हमारी 6 विधियां बताई गई है। इन 6 विधियों के माध्यम से